साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो पीटी 365 नामक मैगजीन निकाली गई है 2021 पीटी के लिए, उसमें से हम लोग राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी वाला जो मैगजीन है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें आज के दिन हम लोग जो निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित जो भी घटनाक्रम है या इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो इस मैगजीन में जो ये आपका पीटी 365 राज्य व्यवस्था है, इसमें मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं निर्वाचन से संबंधित जो विभिन्न टॉपिक हैं उनकी। तो इसमें पहला है एक साथ चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यह सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। एक साथ चुनाव का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि भारतीय निर्वाचन चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ करवाया जा सके, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही साथ दोनों के लिए मतदान कर सकें। एक साथ चुनाव की व्यवस्था वर्ष 1967 तक जारी रही थी, लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1900 और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद राज्य विधानसभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का क्रम जो है टूट गया और दोनों के चुनाव अलग अलग समय में होने लगे। बाद में निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1983 में एक साथ चुनाव का सुझाव प्रस्तावित किया था। वर्तमान में विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। साथ ही दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा भी इस संदर्भ में अनुशंसा की गई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा भी एक साथ चुनाव कराने की जो है अनुशंसा की गई है। एक साथ चुनाव कराने का अर्थ यह नहीं है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए देश भर में मतदान एक ही दिन या एक ही चरण में हो। ठीक है, इसे चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान किया जा सकता है। मतलब जिस चरण में कहीं पे चुनाव यदि लोकसभा का है तो उसी चरण में उसी दिन विधानसभा का भी चुनाव मतलब वोटिंग जो है करा लिया जाएगा। अब थोड़ा सा पहले एक साथ चुनाव से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। यह आर्टिकल 83 में है कि कोई भी लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा। आर्टिकल 85 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है। मतलब कैसे विघटित होगा तो उसके बारे में 85 में बताया गया। इसी प्रकार का सेम जो प्रोसेस आपका राज्य विधानसभाओं के लिए है। तो आर्टिकल 172 ये कहता है कि विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष की अवधि को निर्धारित करता है, जैसे 83 में लोकसभा के लिए बताया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधानसभा को विघटित करने की शक्ति है। तो ये चारों आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा से संबंधित कौन से हैं? आर्टिकल 83 और 85, 2 का डिफरेंस है। और उसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं के लिए 172, 174 है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अन्य संबंधित तथ्यों की। तो जैसे एक मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली, एक राष्ट्र एक मतदाता सूची, कॉमन इलेक्टोरल रोल, वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल। देखिए, सरकार ने पंचायत, नगर पालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा निर्वाचनों के लिए तो 4 चीज़ें हैं, पंचायत है, नगर पालिका है, राज्य विधानसभा है और लोकसभा, या तीनों स्तरों की बात कर लें तो लोकसभा निर्वाचनों के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा आरंभ की है। एकल मतदाता सूची के बारे में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन वस्तुतः नगर पालिका और पंचायत चुनावों के संचालन हेतु उत्तरदायी होते हैं तथा वे स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए अपने स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, मतलब कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं होती है। हालांकि प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोग पृथक राज्य अधिनियम द्वारा शासित होता है। कुछ राज्यों के कानून राज्य निर्वाचन आयोग को
नगर पालिका और पंचायत चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों, जो निर्वाचक नामावली है, का पूर्णतः उपयोग करने या स्वयं, अर्थात स्वयं मतलब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को तैयार एवं उसमें संशोधन करने के आधार पर उपयोग करने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर अब संघ राज्य क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची को अपनाया गया है। मतलब ये जो कुछ राज्य, इनके अतिरिक्त जो राज्य हैं। हालांकि यह तर्क दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक मतदाता सूची तैयार करने से दो पृथक पृथक एजेंसियों के मध्य अनिवार्य रूप से एक ही कार्य का दोहराव होता है। इससे अंततः मतदाता सूची तैयार करने संबंधी प्रयास और व्यय का भी दोहराव होता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में जारी विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में तथा भारत निर्वाचन आयोग कब वर्ष 1999, 1999 और 2004 में 2004 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी एकल मतदाता सूची की अनुशंसा की गई थी। एकल मतदाता सूची को लागू करने के लिए तथा देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 के जो है पंचायत से संबंधित है और अनुच्छेद 243 ZA ये नगर पालिका से संबंधित है। तो वस्तुतः ये दोनों आर्टिकल जो है वस्तुतः चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त करता है। ये ठीक है, मतलब जो 243K है और 243 ZA ये राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करता है। आगे चलते हैं चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, जिसे शॉर्ट में EBS कह सकते हैं। तो चर्चा में यह है इसलिए कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने यह निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत चुनावी बॉन्ड योजना के दानदाताओं की पहचान को प्रकट करना किसी व्यापक लोकहित में नहीं होगा। साथ ही इससे RTI अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। RTI अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार लोक प्राधिकारी पर इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। कैसी सूचना नहीं दे सकता है? मतलब ये सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी फिडुसरी रिलेशनशिप में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता। मतलब यदि ऐसी सूचना से वो व्यापक लोकहित में है तब तो वो जारी कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तो इसमें यह बाध्यता नहीं होगी। अब हम लोग राजनीतिक वित्त पोषण की जो स्वीकृति है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। जैसे चुनावी बॉन्ड क्या होता है? तो चुनावी बॉन्ड्स वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लिखत हैं, ठीक है, ये ब्याज मुक्त होते हैं। ये एक वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट की भांति होते हैं। ये बॉन्ड खरीद कौन कर सकता है? तो इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा, भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है। बॉन्ड का मूल्य वर्ग क्या है? ये बॉन्ड 5 वर्गों में है। कौन कौन से? पहला सबसे कम है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में निर्गमित या जारी किए जाते हैं। और इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से खरीदा जा सकता है, किसी भी सरकारी बैंक से नहीं, मात्र भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं, सेलेक्टेड जो ब्रांच है वहीं से खरीदा जा सकता है। ऐसे बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं? तो ये ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष आप कभी भी खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड जो है वर्ष में 4 बार खरीदे जा सकते हैं, मतलब 4 महीने में। ये प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए ही खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं, ठीक है। बॉन्ड की जीवन अवधि क्या है? तो ये बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं? तो ये पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है।
वे राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभाओं की विगत चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हों, एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हों। केंद्रीय, और ये जो बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड लाया कब गया था, तो केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार, वोटिंग राइट्स टू एनआरआई। तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने अनिवासी भारतीयों, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से विदेशों से मत डालने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अभी तक इनको डाक मतपत्रों के माध्यम से वोटिंग राइट्स नहीं है। निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव के बारे में यदि बात करें तो निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो इन 5 राज्यों में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए एनआरआई मतदाताओं हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेस डाक मतपत्र प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, या जिसे शॉर्ट में ETPBS कहते हैं, का विस्तार करने के लिए तैयार है। विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं तक ETPBS का विस्तार करने के लिए सरकार को केवल निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऐसा संशोधन करना है तो केवल आपको निर्वाचनों का जो संचालन नियम है उसमें आप परिवर्तन कीजिए। इसके लिए किसी भी प्रकार से संसद की अनुमति की जरूरत नहीं है। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले एनआरआई को रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर ही सूचित करना होगा। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये संबंधित एनआरआई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्रेषित करेगा। एनआरआई मतदाता जो है उस मतपत्र के प्रिंट आउट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे। इसके पश्चात एनआरआई को उस देश जहां एनआरआई निवास कर रहा है में भारत के राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी से एक घोषणा पत्र को अनुप्रमाणित अर्थात अटेस्ट करवाना होगा और फिर उसके साथ उस मतपत्र को वापस भेजना होगा। इस कदम के चलते अनिवासी भारतीय भी जो एनआरआई हैं वो भारतीय लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं और उन्हें मूलभूत मानवाधिकार अर्थात मतदान का अधिकार भी प्राप्त होगा। कई देश विभिन्न नियमों के साथ प्रवासियों को मतदान करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए विदेश में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक डाक द्वारा मतदान कर सकता है या ऐसा करने के लिए प्रॉक्सी मतदाता, मूल मतदाता का एक प्रतिनिधि जो वहाँ पे है, नामांकित कर सकता है। हालांकि इसके तहत इसमें दिक्कतें क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं? हालांकि इसके तहत मत की गोपनीयता से समझौता, मतपत्र को भेजे जाने संबंधी चुनौतियां, मतदान में बाह्य कारकों का प्रभाव आदि जैसी चिंताएं भी विद्यमान हैं। अब यहाँ पर हम पहले डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाक मतपत्र वस्तुतः मतदान का ही एक प्रकार है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र को मतदाताओं को वितरित किया जाता है और डाक के माध्यम से वापस प्राप्त किया जाता है। ETPBS अर्थात इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेषित किया जाता है और साधारण डाक के जरिए वापस प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में मतदान का यह विकल्प केवल सेवा प्रदाताओं अर्थात सर्विस वोटर्स के लिए उपलब्ध है, जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्य जो हैं, भारत के बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति इत्यादि। विदेशी मतदाताओं तक ETPBS का विस्तार करने के लिए सरकार को केवल निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में निर्वाचकों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पहला सामान्य निर्वाचक, जनरल इलेक्टोर्स, नियमित निवासी जिन्होंने मतदान के पूर्व 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। दूसरा प्रवासी निर्वाचक, ओवरसीज इलेक्टोर्स, भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय। तीसरा सेवा निर्वाचक, सर्विस इलेक्टोर्स, जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्य, भारत से बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति आदि। सेवा मतदाताओं के पास डाक मतपत्र के माध्यम से या प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, केवल डाक मतपत्र के माध्यम से ही नहीं, ये प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से ही मतदान करने का विकल्प सेवा निर्वाचक सर्विस इलेक्टोर्स के पास है।
आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अनिवासी भारतीय मतदाता या प्रवासी निर्वाचक, ओवरसीज इलेक्टोर्स क्या होते हैं, कौन है, इनके बारे में। तो अनिवासी भारतीय या प्रवासी निर्वाचक एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है तथा जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश छोड़कर जा चुका है, किंतु उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। एनआरआई का मतलब यही है, वो देश से तो बाहर रह रहा है परंतु वो अन्य देश की नागरिकता उसने धारण नहीं की है और अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के आधार पर एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य है। विदेश मंत्रालय के अनुमान के अनुसार संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों में लगभग 3.10 करोड़ अनिवासी भारतीय निवास करते हैं, एनआरआई जो हैं रह रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 16वीं, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 16वीं लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए लगभग 25,000 एनआरआई जो है वो भारत आए थे। एनआरआई के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया जो है उसकी यदि बात करें तो वर्ष 2021 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1915 में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, ये अनिवासी एनआरआई को मतदान का अधिकार कब प्रदान किया गया? वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में परिवर्तन करके। एक एनआरआई अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के अनुसार अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। वह केवल व्यक्तिगत रूप से ही मतदान कर सकता है, मतलब उसे मतदान यदि करना तो वहां से आना पड़ेगा और पहचान सुनिश्चित करवाने के लिए उसे मतदान केंद्र में मूल रूप से अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ज्ञातव्य है कि प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से मत देने का अधिकार सौंपने के लिए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2017 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल अमेंडमेंट बिल 2017 को पूरा स्थापित किया गया था। हालांकि 16वीं लोकसभा के विघटन पर उक्त विधेयक जो है व्यक्त हो गया था, तो ये अभी तक ये अधिकार दिया नहीं गया है। अब बात कर लेते हैं परिसीमन आयोग की, डिलिमिटेशन कमीशन की। तो चर्चा में इसलिए कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 15 सदस्यों को परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। अब परिसीमन आयोग अर्थात डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इसका परिसीमन का मतलब क्या होता है? तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी देश या प्रांत या राज्य में विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या बाउंड्री तय करने की क्रिया या प्रक्रिया है। अब इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संवैधानिक अधिदेश है, उसकी बात करें तो आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन अधिनियमित करती है, जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन हो ही। अनुच्छेद 170 के तहत उपयुक्त वर्णित अधिनियम भी, जो ऊपर 82 बताया गया 82 में, इस अधिनियम में जो वर्णित किया गया अधिनियम ही राज्यों में परिसीमन के लिए लागू होता है। अभी तक जो पूर्व में गठित जो परिसीमन आयोग रहे हैं वो 1952, 1963, 1973 और 2002 में, मतलब 4 परिसीमन आयोग अभी तक गठित किए जा चुके हैं। अब इसकी संरचना देखें तो इसमें 3 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य मतलब वो अपने पद पे रहने की वजह से इसके सदस्य होते हैं। पहला अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्वाचन आयुक्त, और तीसरा संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त। कार्य प्रणाली क्या है इसकी? तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समरूप बनाने और जनसंख्या के समान खंड को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना इसका उद्देश्य है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षित सीटों या स्थानों को चिन्हित, जहां भी उनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो, ये करना, मतलब उनकी सीटों या स्थानों को चिन्हित करना, ये भी इसका कार्य है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति जो है, परिसीमन आयोग के निर्णयों को विधिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1981 और 1991 की जो जनगणना है उसके पश्चात परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जबकि जो लास्ट वाला 2002 का था वो 2001 की जनगणना के बाद हुआ था। वर्ष 2002 में 84 में संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन की प्रक्रियाओं को रोक दिया गया। मतलब अब इसके बाद जो परिसीमन होगा वो इसके 2026 के बाद किया जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इसके आगे की चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।